नमस्कार दोस्तों, 12 नवंबर 1996 दोपहर के 3:55 कजाकिस्तान देश में एक शहर है शिमकेंट नाम से। इस शहर से कजाकिस्तान एयरलाइंस का एक चार्टर्ड एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है। यह विमान नई दिल्ली जा रहा है। इसमें कई सारे छोटे ट्रेडर्स बैठे हैं पड़ोस के किर्गिस्तान देश से, जो इंडिया जा रहे हैं वूल खरीदने के लिए, जिसे वापस लाकर सेंट्रल एशियन बाजारों में बेच सकें। उसी समय दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे एक सऊदी अरेबियन एयरलाइंस की फ्लाइट तैयार हो रही है टेक ऑफ करने के लिए। इस फ्लाइट में 312 पैसेंजर्स बैठे हैं, जिनमें से 231 इंडियंस हैं। ये ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो गए या डोमेस्टिक एम्प्लॉयज हो गए। ये सऊदी अरेबिया जा रहे हैं काम ढूंढने के लिए, जिससे कि अपने परिवारों के लिए पैसे वापस भेज सके। शाम के 6:33 सऊदी अरेबियन एयरलाइंस की यह फ्लाइट टेक ऑफ करती है दिल्ली एयरपोर्ट से। इसी शाम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर वीके दत्ता ड्यूटी पर हैं। ये दोनों सऊदी और कजाक विमानों से कम्युनिकेट करने लग रहे हैं और उन्हें गाइड करने लग रहे हैं। इन्होंने ही सऊदी वाले एयरप्लेन को क्लियरेंस दी कि वो टेक ऑफ कर सकते हैं दिल्ली एयरपोर्ट से। कुछ मिनटों बाद सऊदी में बैठे पायलट्स रिपोर्ट करते हैं इन्हें कि सऊदी वाला जो प्लेन है वो 10,000 फीट की हाइट तक पहुंच चुका है। वो इनसे क्लियरेंस रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या वो 14,000 फीट की हाइट तक जा सकते हैं। दत्ता इस परमिशन को ग्रांट कर देते हैं। दूसरी तरफ कजाक वाला एरोप्लेन लैंड करना चाह रहा है। दत्ता कजाक वाले एरोप्लेन से कहते हैं कि वो 15,000 फीट की हाइट पर रहें, उससे ज्यादा नीचे ना उतरे, क्योंकि ये 14,000 फीट की हाइट पर ये सऊदी वाला एरोप्लेन है। दोनों विमानों के बीच में कम से कम 1000 फीट का डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस रहना चाहिए। वीके दत्ता को अपने स्क्रीन पर ये दोनों एरोप्लेन्स ब्लिंकिंग डॉट्स की तरह दिखने लग रहे हैं। कुछ ही मिनटों में ये देखते हैं कि कैसे दोनों ब्लिंकिंग डॉट्स एक दूसरे के करीब आए जा रहे हैं, और फिर देखते ही देखते ये दोनों डॉट्स एक दूसरे में फ्यूज हो जाते हैं और फिर अचानक से गायब हो जाते हैं। ये वो पॉइंट था जब दत्ता को पता चला कि यहां पर कुछ तो बहुत खराब हो गया है। दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर दूर एक छोटा सा शहर है चरखी दादरी करके। उस शाम को इस शहर में रहने वाले लोग अचानक से देखते हैं कि आसमान में जैसे बिजली चमकी हो, बहुत तेज रोशनी चमकती है, और फिर उन्हें सुनाई देता है जैसे बिजली कड़कने की आवाज हो, थंडर की आवाज सुनाई देती है उन्हें। इससे पहले कि वो सोच पाते यहाँ पर हो क्या रहा है, आसमान से लोहे के टुकड़े बरसने शुरू हो जाते हैं उनके। पता चलता है कि ये दो विमान एक दूसरे में क्रैश कर चुके हैं। ये देश के इतिहास का पहला और इकलौता मिड एयर कोलिजन बन जाता है, और साथ ही साथ वर्स्ट एयर डिजास्टर इंडिया की हिस्ट्री में। As the search for bodies among the wreckage continued, several Muslim victims of the disaster were buried in a mass grave. Nearby, 70 funeral pyres were being prepared for Hindu cremations. Investigators have started work on the flight recorders, these so-called black boxes of both aircraft, to find out more about what happened just before the crash. Even as a judicial inquiry ordered by the Prime Minister, Mr. Deve Gowda, begins its probe into the disaster, experts are looking at various theories that could have caused the tragedy. The radar which we have today in Delhi is a primary radar, and it's a fairly old one. इस कहानी को गहराई से समझने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ था और इसका क्या इंपैक्ट पड़ा इंडिया के एविएशन सेक्टर पर, हमें पहले थोड़ी बेसिक नॉलेज लेनी पड़ेगी, आसमान के नियम समझने पड़ेंगे। अब जैसे गाड़ियां दोस्तों सड़कों पर चलती हैं और सड़कें सेट पाथ्स पर बनाई जाती हैं और सड़कों में ट्रैफिक लेन्स होती हैं, इसी तरीके से ही एरोप्लेन्स के लिए भी सेट पाथ्स होते हैं आसमान में, कि सारे विमान इन्हीं पाथ्स पर चलेंगे आसमान में। इन पाथ्स को कहा जाता है एयरवेज। और आगे जैसे सड़कों को ट्रैफिक लेन्स में डिवाइड किया जाता है, ऐसे ही एयरवेज को एयर कॉरिडोर्स में डिवाइड किया जाता है। इमेजिन करके देखो, अगर आने वाली गाड़ियों के लिए और जाने वाली गाड़ियों के लिए एक ही ट्रैफिक लेन हो सड़क पर, तो क्या होगा? बहुत ही हाई चांसेस होंगे एक्सीडेंट होने के। इसी रीजन से एयरपोर्ट्स अलग अलग कॉरिडोर्स रखते हैं आने वाले एयरप्लेन्स के लिए और जाने वाले एयरप्लेन्स के लिए, ताकि एक्सीडेंट होने की गुंजाइश कम हो। अब इसके अलावा जिस हाइट पर एरोप्लेन्स फ्लाई करने लग रहे हैं उसे फ्लाइट लेवल कहा जाता है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग किन्हीं दो प्लेन्स के बीच का जो फ्लाइट लेवल होता है वो कम से कम 1000 फीट का सेपरेशन होना चाहिए। तो एक एरोप्लेन दूसरे एरोप्लेन से वर्टिकली कम से कम 1000 फीट दूर होना चाहिए। इसके अलावा हर एरोप्लेन के चारों तरफ 14 किलोमीटर का रेडियस होना चाहिए सेफ्टी के लिए। तो ये गेम के बेसिक रूल्स हैं यहां पर। और अगला सवाल ये उठता है, ये कौन इंश्योर करेगा कि इन रूल्स को फॉलो किया जा रहा है सारे एरोप्लेन्स के द्वारा? ये इंश्योर किया जाता है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के द्वारा, यानी एटीसीज के द्वारा। जमीन पर बैठे एटीसीज हमेशा मॉनिटर करके रखते हैं कि जो भी एरोप्लेन्स आसमान में हैं वो किस पोजीशन पर हैं, कितनी स्पीड से चलने लग रहे हैं और कितने ऑल्टीट्यूड पर हैं, कितनी हाइट पर है। ये सब चेक करना बहुत जरूरी होता है ताकि सारे एरोप्लेन्स को सेफ रखा जा सके। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को अपने स्क्रीन पर यह चीज दिखती है ब्लिंकिंग डॉट्स की तरह। सारे
एरोप्लेन्स ब्लिंकिंग डॉट्स की तरह दिखते हैं उन्हें। और अब अगला सवाल यहां पर ये उठता है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को ये इंफॉर्मेशन मिल कैसे पाती है कि ये सारे प्लेन्स कहां पर हैं। उन्हें ये इंफॉर्मेशन मिलती है रेडार से। रेडार बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है जो रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करता है दूर मौजूद ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए। अब रेडार से ना सिर्फ एरोप्लेन, स्पेसक्राफ्ट्स बल्कि टोर्नेडोज को भी डिटेक्ट किया जा सकता है। लेकिन जिन रेडार्स का इस्तेमाल किया जाता है एरोप्लेन्स को डिटेक्ट करने के लिए, उन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं, प्राइमरी रेडार्स और सेकेंडरी रेडार्स। प्राइमरी रेडार एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दुनिया भर में जमीन पर स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर कुछ एंटीनास को लगाया गया है। वो एंटीनास रेडियो वेव्स भेजते हैं और वो रेडियो वेव्स जब एरोप्लेन से रिफ्लेक्ट होकर वापस आती हैं तो टाइम देखा जाता है, जिसके बेसिस पर डिस्टेंस को कैलकुलेट किया जाता है। प्राइमरी रेडार्स डिस्टेंस बता सकते हैं एरोप्लेन का हॉरिजॉन्टली, लेकिन वर्टिकली नहीं बता सकते कि वो एरोप्लेन कितनी हाइट पर है। वर्टिकल डिस्टेंस बताने के लिए सेकेंडरी रेडार का इस्तेमाल किया जाता है और ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है। इसमें एक ट्रांसपॉन्डर लगाया जाता है एरोप्लेन के ऊपर और जो भी प्राइमरी एंटीना से सिग्नल्स आ रहे हैं रेडियो वेव्स के, ये ट्रांसपॉन्डर उन सिग्नल्स को कैच करता है और रिस्पॉन्ड करता है अपने सिग्नल्स से। इस तरीके से ये और ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एक फ्लाइट की पोजीशन के बारे में और ज्यादा रिलायबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब बात क्या है दोस्तों, इस सेकेंडरी रेडार की टेक्नोलॉजी काफी नई है। 1990s के समय में जिस टाइम पे ये इंसिडेंट हुआ था, उस समय में सेकेंडरी रेडार की टेक्नोलॉजी नहीं इस्तेमाल की जाती थी। जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स थे वो सिर्फ प्राइमरी रेडार के डेटा पर रिलाई करते थे और प्राइमरी रेडार का डेटा इतना ज्यादा रिलायबल नहीं होता था। उससे सिर्फ अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस पता लग सकता था दो प्लेन्स के बीच में। उस समय में एग्जैक्ट ऑल्टीट्यूड पता लगाने के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स कॉन्स्टेंटली पायलट से कम्युनिकेट करते थे, बात करते थे और पायलट्स उन्हें ऑल्टीट्यूड की इंफॉर्मेशन बताते थे। उसके बाद एटीसीज लिटरली हाथ से हाइट के पैरामीटर, स्पीड के पैरामीटर्स लिखते थे और कैलकुलेट करते थे मैनुअली और फिर फ्लाइट पाथ चार्ट करते थे। इमेजिन कर सकते हो एक दिल्ली जैसे बिजी एयरपोर्ट पर जहां पर 20-30 फ्लाइट्स एक साथ लैंड कर रही हैं, उतर रही हैं, कितना हेडेक वाला काम होता होगा ये एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के लिए। बहुत ही स्ट्रेसफुल जॉब थी। जॉब तो ये आज भी काफी स्ट्रेसफुल है, लेकिन उस जमाने में और भी ज्यादा स्ट्रेसफुल हुआ करती थी। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे एटीसीज ट्रेंड नहीं होते थे, उन्हें अच्छी ट्रेनिंग मिलती थी, बहुत एजुकेटेड लोग थे वो। लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद किसी भी इंसान के लिए वर्कलोड और स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है। दिल्ली एयरपोर्ट के डेप्यूटी डायरेक्टर जेएस आहूजा ने एक बार कहा था कि पीक आवर्स पर ट्रैफिक कंट्रोल रूम्स के अंदर जो टेंशन होती थी वो बिल्कुल दम घुटने वाली होती थी। यही रीजन है कि 1990s के एक समय पर एटीसीज को, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को, दुनिया की सबसे स्ट्रेसफुल जॉब माना जाता था। डॉक्टर से भी ज्यादा स्ट्रेसफुल, रेस कार ड्राइवर से भी ज्यादा स्ट्रेसफुल। यही कहानी इंडिया में भी थी। एटीसीज की जॉब बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल थी। 12 नवंबर की उस शाम को किससे क्या गलती हुई कि इतना बड़ा डिजास्टर हो गया, दो प्लेन एक दूसरे में क्रैश कर गए। तो बात यह है दोस्तों कि एक्सीडेंट्स को लेकर एक बड़ी पॉपुलर थ्योरी बताई जाती है, द स्विस चीज मॉडल। स्विस चीज को आप जानते हैं, ऐसी दिखती है स्विस चीज जिसके अंदर काफी सारे होल्स होते हैं। अगर आप इन चीज के टुकड़ों को एक के ऊपर एक स्टैक करके रखोगे तो ये जो सारे होल्स होते हैं ये एक दूसरे से मैच नहीं करेंगे। इस चीज के आप आर पार नहीं देख पाएंगे क्योंकि सारे होल्स एक के ऊपर एक अलाइन करें, इसकी पॉसिबिलिटी होने की बहुत ही नेग्लिजिबल है। क्योंकि अगर एक होल भी अलाइन नहीं करता तो आप आर पार नहीं देख पाएंगे, कोई चीज आर पार नहीं निकाल पाएंगे स्विस चीज के। अब एक्सीडेंट्स के साथ भी कहा जाता है कि सेम चीज होती है। आमतौर पर जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो किसी एक सिंगल रीजन की वजह से नहीं होते, बल्कि मल्टीपल रीजंस होते हैं जो एक साथ राइट टाइम पर अलाइन कर जाते हैं। राइट टाइम तो क्या, रॉन्ग टाइम कहा जाएगा इससे। बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां जो एक टाइम पर हुई जिसकी वजह से इतना बड़ा डिजास्टर हो गया। इनमें से एक भी गलती ना होती तो शायद ये डिजास्टर ना होता। अब 12 नवंबर 1996 के उस ऐतिहासिक दिन पर कुछ ऐसा ही हुआ। बहुत सी छोटी छोटी गलतियां जो एडअप कर गई इस बड़ी दुर्घटना में। सबसे पहले इंडियन ऑफिशियल्स को लगा कि जो सऊदी वाला एरोप्लेन था उसने पक्का ढंग से इंस्ट्रक्शंस को ओबे नहीं किया होगा। उन्हें 14,000 फीट तक रहने को कहा गया था, लेकिन वो 15,000 फीट तक वो विमान चला गया और कजाक वाले के साथ जाकर टकरा गया। लेकिन जब दोनों प्लेन्स से ब्लैक बॉक्सेस को रिकवर किया गया तो वहां से जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर था उससे रिकॉर्डिंग देखी गई कि एग्जैक्टली क्या बात चल रही थी पायलट के बीच में, और पता चला कि सऊदी वाला जो एरोप्लेन था एक्चुअली में वो 14,000 फीट पर ही था और जो टकराव हुआ था इन दोनों एरोप्लेन्स के बीच में वो 14,000 फीट पर हुआ था। यानी कि जो कजाक वाला एरोप्लेन था वो 15,000 से 14,000 फीट पर आ गया था। तो सवाल ये उठा कि ऐसा क्यों? वीके दत्ता ने कहा था
कि कजाक वाले एरोप्लेन के पायलट्स को कि 15,000 फीट पर रहो, उससे नीचे मत आना। जो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स रिकवर करी गई ब्लैक बॉक्स से, उन्हें सुनकर पता चला कि जो 2 कजाक के पायलट्स थे इस कजाकिस्तान वाले एरोप्लेन में, वो एक्चुअली में ध्यान से सुन भी नहीं रहे थे कि एटीसी क्या कहने लग रहा है। वो एक्चुअली में एक दूसरे को कंप्लेन करने लग रहे थे कि ये दिल्ली में कितना ट्रैफिक है, यहां पर दिल्ली एयरपोर्ट पे कितने ट्रैफिक हैंगअप्स होते हैं। दूसरी चीज ये पता चली कि एक्चुअली में इन कजाक पायलट्स को इंग्लिश भी ढंग से समझ में नहीं आती थी। इनफैक्ट एक रेडियो ऑपरेटर था प्लेन के अंदर जो एटीसी से आए मैसेजेस को ट्रांसलेट करने लग रहा था इंग्लिश से रशियन में, ताकि इन पायलट्स को समझ में आ सके। एक्सीडेंट की रिपोर्ट ने यहां पर कंक्लूड किया कि एटीसी ने जो उन्हें इंस्ट्रक्शन सुनाई थी उसमें एरर ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ। एटीसी ने उन्हें एक सर्टेन फ्लाइट लेवल, सर्टेन हाइट पर रुकने को कहा, उन्होंने उसे मिसअंडरस्टैंड कर लिया, या उन्हें लगा कि ये इंस्ट्रक्शन दूसरी फ्लाइट के लिए बताई गई, उस बात का गलत मतलब समझ लिया, इसलिए वो डिसेंड कर गए। एक्चुअली में उस जमाने में दोस्तों सोवियत यूनियन का अभी अभी ब्रेकअप हुआ था, कजाकिस्तान एक नया देश था, और जो रशियन नेशनल एयरलाइंस थी उसे बांटा गया था अब अलग अलग कंट्रीज की एयरलाइंस में जब सोवियत यूनियन का ब्रेकअप हुआ था। और इन एयरलाइंस की रेपुटेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। कहा जाता था कि एक समय पर किसी एक पायलट ने अपने बच्चे को कंट्रोल्स पे टेक ओवर करने का मौका दे दिया। कहानियां सुनने को मिलती थी कि वोडका शॉट्स ले रहे हैं पायलट्स लैंडिंग करने से पहले। तो ओवरऑल रशियंस की रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं थी इस चीज को लेकर। अब लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इतना बड़ा डिजास्टर हो जाए, क्या इस सिस्टम को बनाने वाले लोग सिर्फ इस पर रिलाई कर रहे हैं कि वो कम्युनिकेशन जो होगा पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के बीच में वो सही होगा? अगली प्रॉब्लम ये थी जो मैंने आपको वीडियो में एयर कॉरिडोर्स के बारे में पहले बताया था। एक एयर कॉरिडोर होता है एरोप्लेन्स के जाने के लिए, एक एयर कॉरिडोर होता है एरोप्लेन्स के आने के लिए, लेकिन 1990s में ऐसा नहीं होता था, एक ही एयर कॉरिडोर का इस्तेमाल किया जाने लग रहा था। तीसरा मैंने आपको बताया कि सेकेंडरी रेडार उस समय इस्तेमाल नहीं किया जाता था, तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को भी पायलट से कम्युनिकेशन पर रिलाई करना पड़ता था। अब इस भयानक एयर डिजास्टर के होने के बाद हमारी सरकार ने, इंडियन ऑफिशियल्स ने और दुनिया भर के एविएशन एक्सपर्ट्स ने इससे सीख ली और पूरे सिस्टम में बहुत से ऐसे चेंजेस किए जिसकी वजह से ऐसी कोई घटना दोबारा ना हो। और थैंकफुली आज तक इंडिया में भी ऐसी कोई घटना दोबारा नहीं हुई है। इसके बाद से कभी भी 2 एरोप्लेन्स एक दूसरे के साथ हवा में कोलाइड नहीं करें। क्या रीजन है इसके पीछे? पहला तो यही है कि अब सेपरेट एयर कॉरिडोर्स कर दिए गए हैं आने वाले विमानों के लिए, जाने वाले विमानों के लिए। दूसरा, सेकेंडरी रेडार। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो कई सालों से रेकमेंड कर रही थी कि हमें एरोप्लेन्स में सेकेंडरी रेडार्स को लगा देना चाहिए, लेकिन सरकार सुन नहीं रही थी। लेकिन एक ऑफिशियल ने जैसा बताया, अगर आपकी रिकमेंडेशन रिपोर्ट पर खून के कुछ दाग पड़ जाएं तो इंप्लीमेंट करना उस चीज को बहुत आसान पड़ जाता है। सरकार अब एक्शन में लग गई। सरकार ने मैंडेटरी बनाया कि हवा में उड़ने वाला हर एयरप्लेन अब TCAS के साथ उड़ेगा, ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, TCAS। चरखी दादरी की इस घटना के सिर्फ 5 महीने बाद सिविल एविएशन मिनिस्टर CM इब्राहिम ने अनाउंसमेंट करी लोकसभा में कि 31 दिसंबर 1998 के बाद जितने भी 30 सीटर प्लस विमान हैं इंडिया में, सब पे TCAS सिस्टम फिट किया जाएगा। ये बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जो अलार्म बजा देता है एरोप्लेन के अंदर अगर कोई भी और विमान उस एरोप्लेन के 1000 फीट वर्टिकल डिस्टेंस में आए तो। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक बार जब अलार्म बज जाता है तो ये सिस्टम पायलट को बताता भी है कि किस डायरेक्शन में उड़ो ताकि ये 1000 फीट मेंटेन रह सके। तो अगर नीचे से दूसरा विमान आपके एरोप्लेन के पास आया है तो ये अलार्म बजेगा और अलार्म बताएगा पायलट्स को कि ऊपर की डायरेक्शन में जाओ। ये एक बहुत बड़ा कदम था इंडिया के लिए, क्योंकि TCAS उस समय में एक बहुत ही एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी थी। बहुत सारे देशों ने कंप्लेन किया कि हम अपने एरोप्लेन्स में इसे फिट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे लिए बहुत महंगा पड़ रहा है, लेकिन इंडिया अपनी बात पर डटा रहा और इवेंचुअली बाकी देशों को भी ये सिस्टम अपने एरोप्लेन्स में इंप्लीमेंट करना पड़ा। तीसरा इशू जो इस घटना की वजह से उठा वो था लैंग्वेज और उसकी बारीकियों को लेकर। जब कोई भाषा बोलता है, दूसरा वाला इंसान उसे कितनी बारीकी से समझ पाता है, कहीं उसे मिस इंटरप्रेट तो नहीं कर लेगा। ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है पोटेंशियली ATC और पायलट्स के बीच में, इसे कैसे होने से अवॉइड किया जा सके। दुनिया भर में आधे से ज्यादा देशों के पास अपनी खुद की एयरलाइंस हैं, अपने खुद के पायलट्स और ATCs हैं जो अपनी भाषा में बात करते हैं। इतने सारे मल्टीकल्चरल बैकग्राउंड के लोग कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाए जिसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो? क्या हो सकता है इसका सॉल्यूशन? इंडिया ने 1998 में इस इशू को इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने उठाया, ICAO के सामने उठाया। प्रपोजल रखा गया कि हर पायलट के पास इंग्लिश की लैंग्वेज के लिए कम से कम इतनी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कि वो कम्युनिकेट कर पाए। इस पर काफी चर्चा हुई क्योंकि ऐसे बहुत देश हैं दुनिया में जिनकी इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। उन देशों के लिए क्या किया जाए, लेकिन किसी ना किसी लैंग्वेज को तो यहां पर चूज करना था, नहीं तो
बात नहीं बन पाती, मिसकम्युनिकेशन होता ही होता। इसलिए इंग्लिश को इवेंचुअली चूज कर लिया गया एज द इंटरनेशनल लैंग्वेज। आज के दिन इंटरनेशनली अगर किसी भी एरोप्लेन में किसी भी पायलट को फ्लाइट करनी है तो पायलट को इंग्लिश आनी जरूरी है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है यहां पर कि इंग्लिश को ही क्यों चुना गया, क्यों इंग्लिश दुनिया की सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है, नंबर 1 लैंग्वेज है। इस पर वैसे मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया था, अगर आप जाकर देखना चाहें इस वीडियो के बाद देख सकते हैं, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो रूल ये बनाया गया कि इंटरनेशनली इंग्लिश आनी जरूरी है, लेकिन अगर कोई नेशनल फ्लाइट हो रही है, कंट्री के अंदर फ्लाइट हो रही है, तो ये रूल एप्लीकेबल नहीं। पायलट्स अपनी नेशनल भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में। तो बेसिकली अगर हम स्विस चीज मॉडल की फिर से बात करें तो यहां पर कोशिश करी गई इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा और दुनिया भर की एविएशन ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा कि जितने भी होल्स हमें दिखे इस स्विस चीज मॉडल में सबको फिलअप कर दिया जाए, ताकि आने वाले टाइम में कोई भी ऐसा एक्सीडेंट ना हो। और फॉर्चुनेटली आज के दिन तक कोई ऐसा मिड एयर कोलिजन नहीं हुआ है। यही बेसिकली रीजन है कि आज के दिन आप अगर सोचते हो कि 2 एरोप्लेन्स हवा में उड़ रहे हैं, क्यों नहीं कोई 2 एरोप्लेन्स एक दूसरे के साथ जाकर कोलाइड कर जाते, क्यों ऐसा एक्सीडेंट नहीं होता आज के दिन, यही रीजन है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एरोप्लेन क्रैशेस होने बिल्कुल ही खत्म हो गए हों। आज के दिन भी कुछ एरोप्लेन क्रैशेस हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये चाइना का प्लेन क्रैश जिस पर मैंने वीडियो बनाया था, या मलेशियन एयरलाइंस का जो क्रैश हुआ था। रीजंस उनके पीछे कुछ और होते हैं जिन्हें इतनी आसानी से शायद सॉल्व नहीं किया जा सकता। क्या वो रीजंस हैं, उन्हें समझने के लिए आप इन वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।